इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर आना होगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यह इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये आप लॉगिन करके अपना ITR 1 यानी कि जो व्यक्ति सैलरीड पर्सन है, मोस्टली सैलरीड पर्सन को ITR 1 फाइल करना होता है और सैलरीड पर्सन के ITR 1 को पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं इसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं और लाइव देखने वाले हैं कि ITR 1 कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ITR 1 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की राइट हैंड साइड पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर दिख रहा है न्यू टू ई फाइलिंग, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करना होगा। अगर रजिस्टर्ड है तो लॉगिन हियर पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फॉरगेट करना होगा। यदि आप रजिस्टर योरसेल्फ और फॉरगेट पासवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बिल्कुल इसकी ही बनाएंगे ताकि आपको कैसे इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्टर करना है वह भी बड़ी आसानी से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लॉगिन हियर पर क्लिक करके अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और नीचे पासवर्ड डालना है। जो आपने अपना इनकम टैक्स पे ID बनाया था उस टाइम पे जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में जो आपको नीचे कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है और जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आपके अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है अपना ITR फाइल करने के लिए। यहाँ पर आपका पैन नंबर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं 2020-21। उसके बाद में ITR फॉर्म नंबर, जी हाँ आपका ITR, आप अभी हम सैलरीड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 होता है। यहाँ पर आपको ITR 1 सिलेक्ट कर लेना है। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न पे क्लिक कर लेना है और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे आपको आपकी डिटेल्स दिख रही होगी, यानी कि आपकी बैंक डिटेल्स दिख रही होगी अगर आपने पहले अपना ITR 1 फाइल कर रखा है तो। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर बैंक डिटेल्स नहीं दिख रही है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपना ITR फाइल कर रहे हैं इसलिए आपको आपकी बैंक डिटेल्स नहीं दिख रही है। अब इसे चेकबॉक्स को यस करके और प्री फिल कंटेंट में आपको एक कन्फर्मेशन देनी है। यह कन्फर्मेशन को आप चेकबॉक्स पर यस करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका ITR फॉर्म आपके पोर्टल पर ऑनलाइन ओपन हो जाएगा, जिसे हमें फिल करना है। दोस्तों ITR 1 भरना बहुत ही आसान है। आप कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 का ओपन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट के लिए है और अदर देन अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरीड पर्सन रहते हैं, मोस्टली सैलरीड पर्सन को ITR 1 ही फाइल करना होता है। तो आज की इस वीडियो में ITR 1 हम ऑनलाइन भरना सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको इसमें आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको 9 कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर आपको 9 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे कॉलम फिल करना है। जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे उन्हीं कॉलम को आपको फिल करना है और अपना ITR 1 रेडी करना है। जी हाँ दोस्तों, 1 बाय 1 हम सारी टेबल को देखते जाएंगे और कहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके बारे में समझते जाएंगे। पहला टेब आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस का है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें, रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सेकेंड पार्ट पे भी आ सकते हैं। सेकेंड पार्ट में पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके बारे में डिटेल्स दी हुई है।
आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी कुछ डिटेल्स में कुछ गलत तो नहीं है या कुछ अमेंड तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप पहले अपने एड्रेस को सही कर लीजिए, उसके बाद में अपना ITR-1 फाइल करिए। इसमें मोस्ट ऑफ द डिटेल्स प्री फिल्ड रहती है। इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार नंबर ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो रेड स्टार से मार्क करे हुए हैं वो डाटा भरना कंपलसरी होता है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो डाटा प्री फिल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे अब मैनुअली फाइल कर लीजिए, यानी कि हाथ से लिख लीजिए, ताकि आपका कोई डाटा मिसिंग ना रह जाए। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपना नेचर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉई हैं या पेंशनर्स हैं, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर सिलेक्ट करके चलना है। और फाइल्ड अंडर सेक्शन में आपको यहाँ पर 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करके चलना है। अगर आप अपना रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर 139(4) बिलेटेड रिटर्न सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना ITR-1 फाइल करना है। और अभी हम, जैसा कि आपको पता है, 30 नवंबर के पहले अपना ITR-1 फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करते टाइम आपको 139(5) रिवाइज पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्शन याद रखिएगा, आपको ITR-1 फाइल करने में यह बहुत उपयोगी है। अब इनकम टैक्स के रिटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न तभी फाइल करना होता था जब आपकी सैलरी, यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तभी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार के ITR में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यदि आप इन कैटेगरीज में फॉल होते हैं तो आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको अपना ITR फाइल करना कंपलसरी है। वो कैटेगरी क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आपने हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स ₹1 करोड़, यदि आपने अपने फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में, अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर कैश डिपॉजिट करा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में यदि आपने अपने एक्सपेंडिचर, यानी कि ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है, और यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर पे किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपकी चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी हो, फिर भी आपको अपना ITR-1 फाइल करना कंपलसरी है। अभी हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, मैंने जो अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि आपने यदि अपने करंट अकाउंट में, अपने करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। लेकिन ये उस केस में है जिनकी सैलरी के साथ साथ अदर, यानी कि बिजनेस इनकम भी है, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस इनकम वालों के लिए ही होता है। तो यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपके लिए ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में भी जैसा कि दिया है, यदि आपने अपना कोई फॉरेन ट्रिप करा है और फॉरेन ट्रिप में अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा के एक्सपेंसेस करे हैं तो आपको इस कैटेगरी को यस करना है, अन्यथा इसे नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। और आप अपना ITR-1 इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया है और आप उस TDS का रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं, तो अब इस ऑप्शन को नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में हम थर्ड टैब में आ जाते हैं। ये होता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पर ही हमको हमारी सैलरी की डिटेल्स, हमारी डिडक्शन की डिटेल्स यहाँ पर ही हमको हमारी डालनी है, जिसमें हम अपने डाटा को अपने 16 GH, यानी कि जो आपको अपने एम्प्लॉयर से 16 GH मिला है, उससे वेरीफाई करके आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को डाल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर मेरे केस में आपको ये सारा डेटा ज़ीरो दिख रहा है, लेकिन आपके केस में इसमें कुछ डाटा आपको प्री फिल्ड भी दिख सकता है। तो आपको एक बार श्योर हो जाना है, यानी कि कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपका जो प्री फिल्ड डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। और यदि वह करेक्ट नहीं है तो आप उसे एडिट करके सही कर लीजिए।
आपको अपना ITR 1 फाइल करने से पहले अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले लेना है। फॉर्म 16 से ही आप अपना ITR 1 आसानी से फाइल कर पाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट भर पाएंगे। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको पार्ट बी को रेफ़र करना है अपने इनकम टैक्स को रिटर्न को फाइल करने के लिए। आपको सबसे पहले अपने फॉर्म 16 को अपने 26A से भी चेक कर लेना है कि आपके जो 26A में आपका जो TDS कटा है वो आपके फॉर्म 16 में शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो करेक्ट शो हो रहा है या उसमें भी कुछ गलत शो हो रहा है, तो आपको पहले वो वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका फॉर्म 16 नहीं आया है आपके एम्प्लॉयर से तो आपको वेट करना है, आपका फॉर्म 16 आ जाए उसके बाद ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) यहाँ पर फिलअप करना है। यह डाटा आपको अपने फॉर्म 16 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरीज एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। यहाँ पर जो इनकम आपको दिख रही है 10,22,967 रुपये की, ऐसी की ऐसी आपको वहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,22,967 रुपये, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। उसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट एज पर सेक्शन 17(2), यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म 16 में यहाँ पर 0 है, हम इसे 0 ही रहने देते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), यहाँ पर भी 0 है, हम इसे 0 ही रहने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना ITR 1 फॉर्म 16 से ही एज इट इज़ भरना है, इसलिए आप कोई अलग से डिटेल्स अभी डालें नहीं। और फॉर्म 16 का फॉर्मेट आपको एज इट इज़ सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम होता है, तो आपको इसमें कोई अलग से एडिशन या कोई अलग से कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपना ITR 1 रेडी करते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हमने ये डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी 10,22,967 रुपये आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके फॉर्म 16 में भी शो हो रहा है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल सैलरी 10,22,967 है और यहाँ पर भी आपकी सैलरी 10,22,967 रुपये आ गई है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में जो जो एग्जाम्शन आपके लिए आप जिस एग्जाम्शन आपको मिली है वो एग्जाम्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मोस्टली केस में सेक्शन 10(13)A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर हाउस रेंट यानी कि HRA अगर आपको मिला है तो आप यहाँ पर HRA सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो एग्जाम्शन मिली वो आपके फॉर्म 16 में भी शो हो रही होगी, तो आप उसे वहाँ पर फॉर्म 16 से भी एक बार चेक कर लीजिए। अब हम हमारे फॉर्म 16 में भी देख लेते हैं कि हमको HRA कितना मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10(13)A में हमको HRA 13,500 रुपये का मिला है। ये हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, 37,500 का, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हम 37,500 डाल देते हैं और अपने डाटा को ओके कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नेट सैलरी में से हमारा HRA माइनस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड आ रहा है 9,85,467। उसको आप अपने फॉर्म 16 से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने रिटर्न ITR फाइल करते समय अपने डाटा को अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई करते जाइएगा ताकि आप अपने ITR में कोई गलती ना करें। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ डिडक्शन शो नहीं हो रही हो। ये उन केसेस में हो सकता है जैसे कि यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उन इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी है, यानी कि अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी है, तो वो आप फॉर्म 16 में शो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर उन इन्वेस्टमेंट का आपके पास प्रूफ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उन जो आपने इन्वेस्टमेंट करे उनकी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बस आपके पास में उसका प्रॉपर प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं दी है जिसके कारण आपके एम्प्लॉयर ने TDS ज़्यादा डिडक्ट कर लिया है, तो आप उस जानकारी को देकर आपके पास उसका बस प्रूफ और सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप अपना TDS जो ज़्यादा डिडक्ट कर लिया है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके केस में आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का भी डिडक्शन मिला है तो आप यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि सेक्शन 10(5) को ऐड करके यहाँ पर उसका अमाउंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, यदि आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का भी अमाउंट यहाँ पर आपको फॉर्म 16 में दिख रहा है तो। लेकिन मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद में सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की। ये इनकम टैक्स अलाउ करता है। ये सारी केसेस में सेम होती है सैलरीड पर्सन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको भी 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलाउ कर दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर्म 16 में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस का अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। ये मोस्टली गवर्नमेंट केसेस के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको मिलती है। यहाँ पर आप फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ज़ीरो है जो हमको नहीं मिली है, तो हम इसे ज़ीरो ही रहने देते हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स आप देख सकते हैं फॉर्म 16 में प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपये का है। यहाँ पर हम इसे 2500 डाल देते हैं। और उसके बाद में आप इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,32,967 रुपये यहाँ पर आपको दिख रही है। और आप फॉर्म 16 में भी वेरीफाई कर सकते हैं, यही आपको इनकम यहाँ पर भी दिख रही है। अब आपको यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है। आप हमारे केस में ये यहाँ पर दो कैटेगरी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और अगर आपने उस पर लोन ले रखा है तो इस केस में आपको यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया है और जो पूरा जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अमाउंट की डिडक्शन आपको यहीं पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाएगी। और रही बात प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन की, तो वो आपको ATC की डिडक्शन में अवेलेबल होगी। तो वो हम अभी आगे जानेंगे कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कहाँ पर डालनी है और कैसे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। और ये जो बाइफरकेशन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट का, इसके लिए आप अपनी बैंक से जहाँ से आपने अपना लोन लिया है वहाँ से आप एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट का बाइफरकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर डिडक्शन लेने में बहुत आसानी होगी, जिसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर अपने बैंक में अपने एम्प्लॉयर को भी दे रखा है तो आपके फॉर्म 16 में भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की आपकी डिटेल्स यानी कि आपकी डिडक्शन आपको फॉर्म 16 में भी दिख रही होगी। और अगर आपने अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे रखा है तो वो आपको फॉर्म 16 में शो नहीं होगा। हमारे केस में हम देख लेते हैं कि हमारे इंटरेस्ट की जो हमारे लिए डिडक्शन है वो हमारे फॉर्म 16 में शो हो रही है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म 16 में हमको इंटरेस्ट की डिडक्शन शो हो रही है, जो हमने पूरे साल में इंटरेस्ट पे किया है। यह इंटरेस्ट हम हमारे ITR में भी क्लेम कर लेते हैं और यह हमने हमारे एम्प्लॉयर को ये डिटेल्स दी थी, इसलिए हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। हम उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों अलग अलग देखने को मिल जाता है। ये हमने हमारे बैंक से लिया है जिससे हमारा होम लोन चल रहा है, तो आप भी आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपकी होम लोन ब्रांच से ले सकते हैं। जो हमने इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल में वो 2,26,128 रुपये का है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हैं, जिसे हम वहाँ पर अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2,26,128 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है, जिसमें हमको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। और रही बात प्रिंसिपल कंटेंट की, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पेड किया है उसकी डिडक्शन हमें ATC के अंदर मिलेगी। इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी, या तो आपको यहाँ पर HRA की डिडक्शन मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पर रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि आपको ये समझना है कि यदि आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने अपना हाउस लेट आउट कर रखा है तो आपको यहाँ पर HRA की डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझना होगा। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा है, हमने इसे कुछ महीनों के लिए लेट आउट कर रखा था, उसके बाद में इस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि इस पर लोन ले रखा है। तो हमारे केस में ये दोनों ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए HRA भी एप्लीकेबल हो सकता है और आपके लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिल सकती है। हालांकि इसके 2 और एक्सेप्शन होते हैं जो कि हम इसमें आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्री फिल्ड भी दिख सकता है, पर आपको उसे चेक कर लेना है। उसके बाद में अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ पर डालना है। हमारे केस में हमको 1875 का इंटरेस्ट मिला है हमारे सेविंग बैंक में, तो हम यहाँ पर 1875 रुपये डाल देते हैं।
और इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगर और भी कोई आपकी डिटेल्स है यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर्म, इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन, तो आप इस स्टेप पर ऐड करके यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर अमाउंट में आपको जो अमाउंट मिला है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपको एफडी पर भी इंटरेस्ट मिला है तो उस इंटरेस्ट को भी आपको यहाँ पर ही ऐड करके डालना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपके केस में और भी आपको कोई सा इंटरेस्ट मिला है जो अदर सोर्सेज में आता है तो आपको यहाँ पर उसे डाल देना है, लेकिन आपके पास उस इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अपने बैंक से उसका सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट फॉर्म 16 में शो नहीं होता है, जिसके कारण आपके फॉर्म 16 और आपके ITR 1 में थोड़ा सा मिसमैच आ सकता है, इसलिए आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के कारण आपका थोड़ा सा मिसमैच आ सकता है, लेकिन अगर आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म 16 और आपके ITR की कैलकुलेशन जो है इनकम की वो एक्यूरेट सही चलेगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट आता है पार्ट सी, डिडक्शन का पार्ट आता है यहाँ पर। उसके बाद में हम डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी डिडक्शन दी हुई है। इन डिडक्शंस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिडक्शन यहाँ पर कवर की हुई है, लेकिन हम यहाँ पर सारी डिडक्शंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन जो मोस्टली केसेस में रहती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। डिडक्शन को बहुत से लोगों को डिडक्शन के बारे में पता नहीं होता है कि ये डिडक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है। डिडक्शन आपकी सैलरी की इनकम को कम करने में आपके लिए मदद करती है, जिससे आपका जो TDS का अमाउंट है जो डिडक्ट हुआ है उसके रिफंड की प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपका टैक्स भी कम हो जाता है, यानी कि टैक्स की लायबिलिटी भी आप पे कम हो जाती है अगर आपके लिए वो डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो आइए हम जानते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी डिडक्शन में आप अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 80C के अंदर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्कूल फीस और आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है अपने होम लोन का, वो डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सारे इन्वेस्टमेंट आपने अपने एम्प्लॉयर को बता रखे हैं या इसकी जानकारी आपने अपने एम्प्लॉयर को दे रखी है तो ये सारे डिडक्शन आपको आपके फॉर्म 16 में शो हो रहे होंगे। इस केस में हमने हमारे एम्प्लॉयर को हमारे ATC की डिडक्शन की सारी जानकारी दे रखी है, तो हमारे फॉर्म 16 में भी यह शो हो रही है। जैसा कि आप हमारे फॉर्म 16 में देख सकते हैं, हमको यहाँ पर हमारी डिडक्शन ATC की दिख रही है 1,32,500, यानी कि 1,32,500। इसमें हमारी सारी LIC की, स्कूल फीस की और हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आ गई है। हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, यानी कि इसकी डिडक्शन ले लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर हमारी ATC की डिडक्शन में क्लेम कर लिया। उसके बाद ATCCC, ये बहुत रेयर केस में रहती है, अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। इसके बाद में ATCCD सबसेक्शन 1, ATCCD 1B, ये तीनों और ATCCD 2, ये तीनों केस नेशनल एम्प्लॉय के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनके केस के लिए अप्लीकेबल रहता है, तो हम अभी स्किप कर देते हैं। उसके बाद में ATD डिडक्शन, यानी कि जो मेडिक्लेम के लिए अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी जानकारी हमने हमारे एम्प्लॉयर को नहीं दी है, तो वो हमारे फॉर्म 16 में शो नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और ATD की डिडक्शन लेने के लिए थोड़ा सा अलग सा रूल्स है, तो अभी हम इस वीडियो में आगे जानते हैं कि आप अपनी ATD की डिडक्शन को कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इन डिडक्शंस के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। हम आने वाली वीडियोस में आपको एक एक डिडक्शन के बारे में अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएंगे, ताकि आप डिडक्शन क्लेम करते समय आप कोई भी गलती ना करें। उसके बाद में आता है ATG। यदि आपने किसी कोई डोनेशन दिया है या चैरिटी दी है तो वो ATG के अंदर कवर होता है। अब ATG में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है कोविड के कारण या किसी भी के कारण, तो आप यहाँ पर उसको अमाउंट को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपने ATGG में अपना रेंट पेड किया है और आपको आपका एम्प्लॉयर इस केस के अकॉर्डिंग आपको HRA नहीं देता है, तो आप यहाँ पर अपना रेंट जो आपने पेड किया है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आने वाली वीडियो ATGG के बारे में डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे।
उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ATTTA यानी कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यदि आपका 10,000 रुपये से कम का है तो वो पूरा एग्जम्प्ट होता है, और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो वो आपका टैक्सेबल होता है। तो आपने जो ऊपर सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को अपनी इनकम में दिखाया था उसकी आपको नीचे यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी, जिसे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं ATTTA में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी इनकम को देख सकते हैं कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी। आपकी टोटल इनकम थी 7,34,842 रुपीज़ की, और जिसमें से हमको डिडक्शन मिली है 134,375 की। अब आपकी टोटल इनकम कितनी रह गई है? 6,04,70। जी हाँ दोस्तों, आप फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 6,04,67 आ रहा है। ये थोड़ा सा राउंड ऑफ चलता है 5 के मल्टीप्लाई में, इसलिए आप यहाँ पर 6,04,70 यहाँ पर इनकम आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप इस इनकम को अपने फॉर्म 16 से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यदि आपने अपने फॉर्म 16 में सारी जानकारी दे रखी है तो अपने एम्प्लॉयर को। आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपके फॉर्म 16 में नहीं था, फिर भी आपका यहाँ पर टोटल इनकम मैच हो गया है, क्योंकि ऊपर जो हमने अदर इनकम में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट क्लेम किया था उसे हमने यहाँ पर नीचे डिडक्शन में भी डाल दिया है, तो वो प्लस माइनस हो गया है, जिससे आपके फॉर्म 16 पर आपकी टोटल इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और आपकी इनकम फॉर्म 16 से मैच हो गई है। सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से जो 10 के मल्टीप्लाई चलता है उसके कारण 2-3 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, बाकी आपकी टोटल इनकम आपके फॉर्म 16 से मैच हो जाएगी। उसके बाद में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स पेबल आ गया है 32,594। यहाँ पर फॉर्म 16 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम 32,594 आ रहा है। उसके बाद में आपका यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जो लगता है, उसके बाद में यहाँ पर आप टोटल टैक्स दे सकते हैं 33,898 रुपये आपको यहाँ पर टोटल टैक्स की लाइबिलिटी दिख रही है, जो कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रही है। जितनी आपने इनकम बताई है उस पे आपके एम्प्लॉयर ने भी यही सेम कैलकुलेशन कर रखी है, और उसी कारण उन्होंने आपका टैक्स यानी कि आपका TDS डिडक्ट कर रखा है, जो कि आपके 26A में शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स डिटेल्स में आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका TDS डिडक्ट कर रखा है वो भी उसने टोटल इनकम यहाँ पर 6,467 रुपये यानी 6,04,67 यहाँ पर इनकम निकाल रखी है, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके 33,898 रुपीज़ का उसने TDS डिडक्ट कर रखा है, जो आपके टैक्स पेबल में से सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो हमारी मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम करनी थी वो डिडक्शन अभी क्लेम नहीं करी है, हम उसे आगे क्लेम करेंगे। अभी मैंने उससे क्लेम इसलिए नहीं करी है क्योंकि अभी हमारे जो टैक्स की डिटेल्स यानी कि टैक्स का जो कंप्यूटेशन है वो हमने हमारे फॉर्म 16 से मैच करने के लिए यहाँ पर हमने मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम नहीं करी है। अब हमारे जो एम्प्लॉयर ने, यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का नाम आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपके एम्प्लॉयर ने जो टैक्स कैलकुलेशन कर रखी है और उस पर जितना TDS काट रखा है वही आपका अभी टैक्स पेबल आ रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये TDS आपका सैलरी पे कटा हुआ है, उसके अलावा अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है अदर देन सैलरी तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर नीचे दिखने को मिलेगी। अगर आपकी कोई जानकारी और है यानी कि FD पर आपको इंटरेस्ट मिला है पूरे साल में 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का, तो उस पर भी आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा, वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके TDS की डिटेल जो आपके फॉर्म 16 में शो हो रही, आपके 26A में शो हो रही है, उसे आप अपने फॉर्म 16 से मैच जरूर कर लीजिए कि आपके एम्प्लॉयर ने जो टैक्स की कैलकुलेशन करी है और उस पर जो TDS का अमाउंट जो टैक्स पेबल दिखाया है वही आपके फॉर्म 26A में भी शो हो रहा है या नहीं। आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन डिटेल्स में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्सेस पेड में यहाँ पर आपका ऑलरेडी सेट ऑफ हो गया है और अमाउंट पेबल में 0 आ रहा है, क्योंकि जितना हमारा टैक्स पेबल निकल रहा था इतना ही हमारे एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट कर लिया था, तो अब हमारा अमाउंट पेबल और हमारा रिफंड 0 आ रहा है। लेकिन अभी हमने जैसे कि मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम नहीं करी है, तो हम जैसे ही मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम करेंगे तो हमारा टैक्स पेबल कम हो जाएगा, जिससे हमारा रिफंड का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हम रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम हमारी ATD की डिडक्शन है यानी मेडिक्लेम की डिडक्शन है उसे यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं।
हम जब 80D की डिडक्शन क्लेम करेंगे तो हमारी नेट इनकम कम हो जाएगी, जिस पे हमारा टैक्स पेबल की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और इस केस में हमारा इनकम टैक्स रिफंड हमारे लिए हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो TDS कटा हुआ है वो ज़्यादा कटा हुआ है, लेकिन हमारा पेबल कम आ रहा है, तो हमें इस केस में रिफंड मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमें हमारे 80D की डिडक्शन यानी कि हमारे मेडिक्लेम की डिडक्शन कहाँ पर डालनी है जिससे हमें उसकी डिडक्शन मिल पाए। पर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर 80D जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्री फिल 80D शेड्यूल, दिस फील्ड इज ऑटो पॉपुलेटेड। यहाँ पर आपको जानकारी डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना होता है कि आप यहाँ पर आपके पेरेंट्स को छोड़कर आपके फैमिली में से कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है। इस केस में हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर कोई भी ऐसा हमारे मेंबर्स नहीं है जो सीनियर सिटीजन में फॉल होता हो। तो हम यहाँ पर इसे नो सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि इस केस में इस पर्सन ने कितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने और अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रंस के ऊपर। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसने 13,800 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, जिसकी डिडक्शन हमने यहाँ पर क्लेम कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर आप एक और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जब वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए आपने जो मेडिक्लेम की पॉलिसी ले रखी है उसकी डिडक्शन भी आप यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे उस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में ये नहीं है तो इसे हम अभी नो रहने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे केस में मेडिकल की डिडक्शन 13,800 रुपये की थी, जिसे हमने यहाँ पर क्लेम कर लिया है और हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी अमाउंट डाल रहे हैं उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, तो ही आप उस अमाउंट को यहाँ पर डालें, ताकि आपको कभी भी कुछ असेसमेंट के टाइम पे कुछ भी आपको प्रूफ देना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे ही कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो नेट टैक्स पेबल था, जी हाँ दोस्तों, जो आपका नेट टैक्स पेबल था अब वो आपको कम शो दिखाई देगा और यहाँ पर आपकी जो आपने डिडक्शन क्लेम करी है मेडिक्लेम की वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। जैसे कि हमने 13,800 रुपये की जो हमने डिडक्शन ली है वो हमारे यहाँ पर आपको 80D के अंदर शो हो रही है। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो नेट टैक्स पेबल था वो पहले आपको 31,027 रुपये से ज़्यादा का दिख रहा था, जो कि अब आपको 31,027 रुपये यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हमारे केस में हमारा जो TDS कटा है वह इससे ज़्यादा का कटा है, तो हमारे केस में रिफंड की स्थिति बन गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल रिफंड कटा है वो कटा है 33,898 और इस केस में अब हमारा रिफंड हो गया है 2,870 रुपये का। अब आपको यहाँ पर नीचे बैंक सिलेक्ट करनी है कि ये रिफंड आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं। उस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें आप इस रिफंड को लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे सेव कर लेते हैं। अगर आप और कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका जो था इस फाइनेंशियल ईयर में तो आप उसे ऐड बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा 2,870 रुपये का जो हमारा रिफंड है उसे हम फर्स्ट बैंक में अगर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फर्स्ट बैंक सिलेक्ट करके इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन में अपनी जानकारी को चेक कर लेना है, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका सब सही आ रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है, यहाँ पर प्लेस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपना आपका रिटर्न वेरीफाई करना होता है। अभी हम इसे आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज पर क्लिक करके भी इसे आगे कर देते हैं, लेकिन आपको इसे 120 दिन के अंदर अपने ITR रिटर्न्स को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक बार सेव ड्राफ्ट करके अपने पूरे डाटा को एक बार चेक कर लेना है, जो आपने अपना डाटा फिलअप कर रखा है वो सही है या नहीं, आपके टैक्स कैलकुलेशन जो आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। अभी एक और एडिशनल इसमें चेंजेस किया गया है, यदि आपने 1/4/2020 से 30 जून 2020 के बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी रिलैक्सेशन दी गई है कि उन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन 3 महीने के अंदर, अप्रैल मई जून के अंदर, तो आप उनकी डिडक्शन भी पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि इस रिटर्न्स में क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोविड-19 को लेकर टैक्स पेयर को एक रिलैक्सेशन दिया गया है जिनकी डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। बस आपको उसकी जानकारी यहाँ पर अलग से देना होगी। दोस्तों
पहले आपको यह डिटेल यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक ही यहाँ पर कंसीडर किए जाते थे, लेकिन इसे अब 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। और इसकी जानकारी आपको शेड्यूल DI, जी हाँ, यहाँ पर भी आपको उस इन्वेस्टमेंट की जानकारी देनी होगी यदि आप उसमें फॉल होते हैं तो। उसके बाद में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आ जाते हैं हम और हमारे रिटर्न्स को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे केस में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आप एक बार इस डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो ITR 1 है जिसकी आपने पूरी कैलकुलेशन करी है वह सही है या नहीं। उसके बाद में इसे फाइल करके आगे बढ़ जाइए। मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने रिफंड को एक बार चेक कर लीजिएगा आपका रिफंड सही आ रहा है या नहीं। और उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ITR 1, जी हाँ दोस्तों, आपका ITR 1 फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ITR 1 कैसे आप घर बैठे फाइल कर सकते हैं और वो भी बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पे हमने लाइक्स का टारगेट रखा है 1000 लाइक्स का, तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।